वो व्यक्तिगत रूप से वो बातचीत करते हैं। प्लीज देश के देखिए, पक्ष ऐसा में नहीं है। अब बैठिए आप देखिए, अनपार्लियामेंट्री क्या बोल रहे हैं सर? पार्लियामेंट का, लेकिन जो विषय है जिस पर डिबेट हो रही है उस पर बात करेंगे ना आप पॉलिटिकल बात करेंगे क्या? ये राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा है क्या? बजट पर चर्चा है तो करो आप। ये तो तरीका ठीक नहीं है ना, आप उपनेता हैं। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। आप बजट पर करें, सप्लीमेंट्री ग्रांट पर करें, मणिपुर की सप्लीमेंट्री ग्रांट पर करें। हाँ, माइक बंद हो जाएगा। सर, हमें किसानों की बात करनी है। हाँ। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो काम करते हैं वो बात करनी है। टेक्सटाइल्स के सेक्टर में जिन लोगों की रोजगार मिलती है उसकी बात करनी है। तो सर उसके हित में हम बोल रहे हैं कि कौन से क्षेत्र में टैरिफ्स घटा है, ये बात हमें प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं, क्योंकि बहुत से मामलों पर वो व्यक्तिगत रूप से करते हैं नेगोशिएट। राफेल के मामलों में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने नेगोशिएट किया। तो इसमें भी हम जानना चाहते हैं कि कौन से विषयों पर भारत टैरिफ्स घटाएगा। और ये भी हम जानना चाहते हैं, क्या भारत ने सोचा है कि हम अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे? क्या भारत ने ये सोचा है? देखिए माननीय सदस्य, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, नहीं तो मुझे टोकना पड़ेगा। सदन नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। 2-6 में क्लियर नियम प्रक्रिया है। मैं आपको बार बार आग्रह कर रहा हूं और बार बार विषय को डाइवर्ट करते हैं और आप फिर कहेंगे मुझे बोलने नहीं दिया। सदन तो नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। के बारे में बोलेंगे बोलिए, लेकिन सर कॉमर्स मंत्रालय से है सर। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जानना चाहता है सर। क्या जानना चाहता है? आप 15 से 19 जो इस पे बोले ना, टैरिफ को लेके पूरा देश चिंतित है सर। हाँ, ट्रेड डेफिसिट को लेके पूरा देश चिंतित है सर। हम पूरा देश रहा हूँ। लास्ट बार आप अगर इधर उधर बोलेंगे तो मुझे दूसरे वक्तव्य को बुलाना पड़ेगा। क्लियर कट बात है, आप बोलिए सर। पूरा देश देख रहा है सर। हाँ ठीक है। सदन तो नियमों से चलेगा। नहीं चले नियमों से चलेगा। सदन पूरा देश आप नियमों से चलना है। बोलिए तो ठीक, नियम से बाहर नहीं बोलने देंगे सर। बार बार ऐसे उदाहरण आते हैं, बार बार, और आप बीच बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। बार ऐसे उदाहरण आते हैं कि सरकार गुस्सा मत करिए सदन के अंदर, और फिर 2 कदम पीछे जाती है। उसका एक और उदाहरण है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ये सरकार ने 2015 में लाए। 2015 में ये सरकार ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इन्होंने शुरुआत की, और अभी हाल की बजट में जब इनका पूरा ये स्कीम फियास्को हो गया, पूरा स्कीम फ्लॉप हो गया, अब ये स्कीम को बंद करना चाहते। क्यों? क्योंकि इनका मंशा ये था कि बाहर से जो गोल्ड का इंपोर्ट आता है वो घटना चाहिए। इनका प्रेस रिलीज में यही सरकार का ये था जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आया। अब मैं जानना चाहता हूं आदरणीय वित्त मंत्री से कि सॉवरेन गोल्ड इंपोर्ट्स since 2016 is it gone up or has it gone down? Which one of your objectives of the sovereign gold bond scheme have you achieved? We want to know. You got the sovereign gold bond scheme thinking that government borrowings, it will help government borrowings. But now your liabilities are such that even in this budget you have to pay around 8,900 crores, and in a few years from now the government liabilities has exceeded by 930%, and you have to pay close to 1 lakh crores, and that is why close to 67 tranches of sovereign gold bond payments have been withheld by this government. And this shows, again, that in this government, they only care about headlines, they only care about speeches, they only care about optics, they don't know what is happening on the ground. They don't know what is happening on the ground. अब बात आती है जीएसटी की। जीएसटी बोल सकते हैं ना सर? अभी वित्त मंत्री ने दोबारा कहा कि ma'am, please have the patience. Ma'am, you can say all of this in your reply. Please, on all of, ma'am, you hear your speakers also. You hear when your speakers come, you tell them also the same thing. Please tell them the same thing. Please tell them the same thing. Now, I'm telling. If I'm saying anything which is not related to finance economy, you tell. Now in GST, caramel popcorn alag, non-caramel popcorn alag. Now GST में sir,
फॉर्मर चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इन्हीं के सरकार के टाइम में फॉर्मर चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि सिर्फ रेट कट से नहीं होगा, आपको जीएसटी स्ट्रक्चर में सुधार लाना है। लगभग 100 रेट है, इतने सारे सेसेस है, मल्टीपल टैक्स स्लैब्स है। आज तो सर आप हैरान होंगे ये जानने पर, आज मंदिर पर भी जीएसटी है। जो 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 सरकार धर्म को लेके आज वो लोग बीच में जाती है, देश के बीच में, आज उन्होंने कुछ वर्षों से पहले मंदिरों पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया है जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउटमेंट्स पे आते हैं। और एक स्कूल पेंसिल पे भी, एक स्टेशनरी पे भी, यूनिफॉर्म पर भी इनका जीएसटी है। और जीएसटी, मैडम, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जीएसटी हैज बिकम द न्यू टूल फॉर ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन एंड इवेजन। जीएसटी रेट has become the new architecture for harassment, and evasion has also become easy. Evasion has increased from 2020 in 2023 evasion of GST has doubled to 2 lakh crores. अब इन्होंने एक और harassment का टूल निकाल रहे हैं, वो है इनकम टैक्स बिल में, जो फिलहाल कमिटी में है। लेकिन इनकम टैक्स बिल में एक प्रावधान है कि आज एक इनकम टैक्स का ऑफिसर आपके मोबाइल फोन में, आपके कंप्यूटर में पूरा वो चीजें देख सकता है, पूरा सोशल मीडिया आपको देख सकता है। इतना ताकत जो हमारे सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में नहीं है, इतना ताकत जो डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में नहीं है, उतना ताकत आज ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स को देना चाहते हैं। और इनका क्या मंशा है हमको सब पता है। इनकम टैक्स इज जस्ट द वे दे आर यूजिंग इट इज हरासिंग पीपल, हरासिंग शॉपकीपर्स, harassing small traders, harassing small businessmen, and आज यही आज लोगों के बीच में चिंता है। धन्यवाद सर। तो एक और उदाहरण देता हूं कि क्यों ये भाषण पे कितना ये निर्भर है, और इनके भाषण जमीन से इनका कोई ताल्लुकात नहीं। भाषण में बोला कि सर कि मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 25% बनाना है। कभी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, कभी पीएलआई की बात करते हैं, कभी शेयर दिखाते हैं। हाँ, हेडलाइन उन्होंने मैनेज किया सर। जो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें तो हेडलाइन मैनेज हो गया। उसमें इंडिया का रैंक 2014 में 142 था, वो 2019 में जाके 63 आपने इंप्रूव किया। माना ये रैंकिंग आपने कर दिया। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का वास्तविक स्थिति क्या है कि देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन द वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी। इन 2010 मैन्युफैक्चरिंग वाज 17% ऑफ द जीडीपी, टुडे इट हैज ड्रॉप टू 12.9%। ये है वास्तविक स्थिति। इतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मैनेज करने के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग आज घटा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आज घटा है। आज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कहां पे होना चाहिए सर? उन क्षेत्रों में, उन सेक्टरों में जहां पे हमारे लोगों को मजदूरी मिलती है, रोजगार मिलता है। वो सेक्टर्स क्या हैं? वो सेक्टर्स है एपरल, लेदर, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोडक्ट्स, वुड पेपर। बट यहाँ पे जिस प्रकार से सहायता होनी चाहिए नहीं मिल रही, यहाँ पे जिस प्रकार से ग्रॉस वैल्यू एडिशन ग्रोथ होना चाहिए नहीं हो रहा है। वास्तविक में क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े कंपनी आते हैं, उनको जहां जहां निवेश करना होता है, उनको जहां जहां अपना प्रॉफिट बढ़ाना होता है, उन जगह में पीएलआई स्कीम्स और विभिन्न प्रकार के सरकारी की तरफ से उनको समर्थन मिलता है।